मुगल इतिहास में एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, जिसमें ऊंचे दांव हैं, दिल दहला देने वाली हार है और एक ऐसी वापसी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की, जिसे इतिहास अक्सर सबसे अभागा या दुर्भाग्यशाली बादशाह कहकर याद करता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई सम्राट सिर्फ बदकिस्मत हो सकता है, या फिर उसके फैसले, उसकी गलतियां ही उसकी किस्मत बन जाती हैं? यही वो सवाल है जो हुमायूं की पूरी कहानी के केंद्र में है। उसकी जिंदगी, जानते हैं, एक पेंडुलम की तरह थी जो लगातार अच्छे और बुरे वक्त के बीच झूलती रही। तो कहानी शुरू होती है साल 1530 से। हुमायूं को अपने महान पिता बाबर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन यह सिंहासन फूलों की सेज नहीं था, ये तो कांटों का ताज था। एक ऐसी विरासत जो बाहर से जितनी शानदार दिखती थी, सच कहूं तो अंदर से उतनी ही ज्यादा चुनौतियों से भरी हुई थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जरा उसके शासनकाल की इन तारीखों को देखिए, 1530 से 1540, और फिर एक बहुत लंबा गैप, और फिर वापस 1555 से 1556। मतलब एक ही बादशाह का शासनकाल दो हिस्सों में बटा हुआ। बस यही बात उसकी पूरी जिंदगी की उथल-पुथल भरी कहानी बयां कर देती है। और ये मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं थीं। एक तरफ तो अफगान शासक शेर शाह सूरी और गुजरात के बहादुर शाह जैसे ताकतवर दुश्मन थे ही, पर दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा खतरनाक था, उसके अपने सगे भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये सब उसी के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। हुमायूं सचमुच में अपने ही लोगों और दुश्मनों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो हुमायूं के लिए सबसे विनाशकारी साबित हुआ। ये उन दो लड़ाइयों का जिक्र है जिन्होंने न सिर्फ उससे उसका साम्राज्य छीना, बल्कि उसे एक बादशाह से एक भगोड़ा बना दिया। सिर्फ एक साल के अंदर दो ऐसी लड़ाइयां हुईं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं की सेना इतनी बुरी तरह हारी कि उसे अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा था। और मानो ये काफी न हो, ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस बार उसने सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारी, उसने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खो दिया। और देखिए, ये सिर्फ हुमायूं की हार नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। उसकी हार ने उसके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए और उसने सूर साम्राज्य की स्थापना की। कुछ ही सालों में बाबर का बनाया हुआ मुगल साम्राज्य नक्शे से लगभग मिट चुका था। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो हुमायूं ने एक भगोड़े की तरह बिताए। पूरे 15 साल, एक ऐसा बादशाह जिसके पास कोई राज्य नहीं था, कोई राजधानी नहीं थी, जो कभी ईरान तो कभी सिंध के रेगिस्तानों में पनाह के लिए भटक रहा था। जरा सोचिए उस सम्राट की हालत। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से हुमायूं की वापसी की एक असाधारण कहानी शुरू होती है। निर्वासन के ये साल उसके टूटने के नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके संकल्प और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। ये टाइमलाइन उसकी वापसी के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। 1540 में हार के बाद वो मदद के लिए ईरान के शाह के पास पहुंचा। वहां से सैन्य मदद लेकर उसने 1545 में काबुल पर कब्जा किया, जो उसकी वापसी का पहला बड़ा कदम था। और फिर पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 1555 में उसने शेष शाह के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर दिल्ली का सिंहासन वापस हासिल कर ही लिया। तो हुमायूं वापस दिल्ली के सिंहासन पर था। 15 साल की मुश्किलों के बाद ऐसा लगा जैसे कहानी का एक सुखद अंत होगा। लेकिन हुमायूं की किस्मत, जैसा कि हमने कहा, हमेशा की तरह कुछ और ही सोच रही थी। उसकी ये जीत अधूरी थी और उसकी कहानी भी। 15 साल का संघर्ष, दर-दर की ठोकरें और अनगिनत लड़ाइयां। और नतीजा क्या निकला? दिल्ली के सिंहासन पर वो सिर्फ 6 महीने राज कर सका। शायद इसीलिए इतिहास उसे अभागा कहता है। इतनी मुश्किल से मिली जीत का इतनी जल्दी अंत हो जाना। और उसकी मौत किसी जंग के मैदान में तलवार के वार से नहीं हुई। वो दिल्ली में अपने ही बनाए पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था। नमाज के लिए अजान की आवाज सुनी, जल्दी में था और उसका पैर फिसल गया। सोचिए जरा, एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाइयों में गुजार दी, उसकी मौत इतनी साधारण और इतनी अचानक हुई। तो क्या हुमायूं की कहानी सिर्फ हार और दुर्भाग्य की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी नाकामियों के बावजूद उसने भारत पर एक ऐसा असर छोड़ा जो आज भी दिखाई देता है।
और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें उसके निर्वासन के उन्हीं 15 सालों में हैं। जब वो ईरान से लौटा तो अपने साथ सिर्फ एक सेना नहीं लाया, वो अपने साथ फारसी कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक पूरा खजाना ले आया। इसी के असर से आगे की मुगल वास्तुकला को एक नई दिशा मिली और सबसे खास दिल्ली में बना उसका शानदार मकबरा, जो न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप का पहला चारबाग स्टाइल का मकबरा था, बल्कि आगे चलकर ताजमहल के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी बना। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। सबसे बड़ा दुश्मन रहा शेर शाह सूरी। मृत्यु हुई 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में, और उसकी अचानक मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी बना उसका महान बेटा अकबर। और शायद यही हुमायूं की सबसे बड़ी विरासत है। उसने लड़ाइयां हारी, अपना साम्राज्य खोया, सालों तक भटका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस लौटा और उसने ये पक्का किया कि मुगल सल्तनत उसके बेटे अकबर के हाथों में सुरक्षित रहे। वही अकबर जो आगे चलकर भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक बना। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर उस दिन हुमायूं उन सीढ़ियों से ना गिरता और कुछ साल और शासन करता, तो मुगल इतिहास कैसा होता? क्या तब भी अकबर को अपनी महानता साबित करने का वही मौका मिलता? इतिहास ऐसे ही दिलचस्प क्या होता अगर से भरा हुआ है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?